वो तो योग वाले जो विद्वान हैं वो इतने रिजिड विद्वान हैं कि उन्होंने कई 100 सालों तक योग किसी को बताया ही नहीं। अब बताया नहीं तो वो परिवर्तित नहीं हुआ, परिवर्तित नहीं हुआ तो वो उसी स्वरूप में स्वीकार कर लिया जाता है। मेरे पतंजलि ने कहा अथयोग अनुशासनम, तो आपके भी पतंजलि को कहना है अथयोग अनुशासनम। लेकिन यदि आपके चार्वाक ने कहा पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, तो मेरा चार्वाक हो सकता है उस पर मेरा केश कमली, अजित केश कमली उस पर प्रश्न उठा देगा। जहाँ पे योग होता है वहाँ पे आयुर्वेद भी होता है। मैं आपसे कुछ आयुर्वेद के बारे में भी जानना चाहूँगा। देखिए, आयुर्वेद आयु का वेद, यानी बिना योगी हुए आयुर्वेदिक व्यक्ति बनना संभव ही नहीं है, आयुर्वेद का आचार्य बनना संभव ही नहीं है। और यदि आप आचार्य बन चुके हैं तो बाय डिफॉल्ट आप योगी हैं। एक गरीब का पेट भरे भगवान खुद भी बिक जाते हैं रोड पर, उन्हें तनिक भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही ये वेद विज्ञान है। आप इसको ये बोल के करो कि मिट्टी चिकित्सा है, ये नेचुरोपैथी है। आप ये बोल के करो कि सूर्य किरण चिकित्सा है, नेचुरोपैथी है। आप ये बोल दो कि आपके ऊपर एक विशिष्ट प्रकार का तेल गिराया जाएगा आपके इधर, वो नेचुरोपैथी है ना। या इस तरीके का लेपन इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नेचुरोपैथी है। मैं इसको बांट दूँ। अब मैं योग में यही कार्य करना शुरू करूँ कि मैं षटकर्म को बांट दूँ। मैं ये बोलूँ कि नहीं, कपालभाति एक अलग प्रक्रिया है, उसके लिए आपको एक अलग तरीके की फॉर्मेलिटी से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको नौली एक अलग प्रक्रिया है। मैं आसनों को अलग बेचूं, प्राणायाम को अलग बेचूं, नौली को अलग बेचूं, साउंड हीलिंग को अलग बेचूं, सो इट्स माय एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, मैं कैसे बेचता हूँ। लेकिन जब बात आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के इंटीग्रल पार्ट कहते, तो मेरा मानना साहब ये है कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और एक्चुअल में नेचुरोपैथी नाम का कोई दूसरा शब्द नहीं होना था। तो योग क्षेत्र अपने भविष्य का निर्धारक हमेशा से रहा। पतंजलि का जमाना उस समय भी था और आज भी है। हम उस समय भी पतंजलि को देखते हैं और आज भी हम पतंजलि पढ़ते हैं। हम उस समय भी अथ योग अनुशासन करते हैं, हम आज भी सुनते हैं। उस समय भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा से प्रश्न शुरू होता है और आज भी हमारी जिज्ञासा ब्रह्म की जिज्ञासा है। उस समय भी सांख्य जो है वो 24 तत्वों को मानता था, आज भी सांख्य 24 तत्वों को मानता है। हम तो ईश्वर के परिवर्तित स्वरूप को अपने अंतरंग में समायोजित करा सकने की योग्यता का नाम है और हम योग हैं। नमस्कार, मैं आप सभी का पुष्कर मिश्रा शो में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बहुत ही विशेष मेहमान हैं डॉक्टर शिवम मिश्रा जी। डॉक्टर शिवम मिश्रा जी का मैं परिचय बताऊं, देखने में बहुत ही यंग, डायनेमिक और अद्वितीय प्रतिभा के धनी डॉक्टर शिवम मिश्रा जी हैं। इन्होंने लकीर के फकीर ना बन के भारतीय संस्कृति को, भारतीय योग विधा को पूरे विश्व में पहुंचाने का संकल्प लिया। जहां एक तरफ लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट बनने का सपना देखते हैं, वहीं पे इन्होंने योगाचार्य बनने का सपना देखा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन्होंने सपना देखा भी और उसको पूरा भी किया। आज भारतवर्ष में ही नहीं, अनेक देशों में इन्होंने योग विधा का परचम लहराया है और भारतवर्ष का सर, माथा गर्व से ऊंचा किया है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर शिवम मिश्रा जी का। और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपका एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया, लेकिन आप आपका परिचय स्वयं दें तो जो हमारे श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, उनको और ज़्यादा आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। एक परिचय जो किसी भी व्यक्ति के दैहिक व्यक्तित्व का परिचायक होता है, मैं समझता हूँ कि जब योग विधा में हम किसी ऐसी बात का समन्वयन कर रहे हैं तो ऐसे में भौतिकताएं व्यक्ति का परिचय कराती हैं। और उन्हीं भौतिकताओं में मेरा नाम शिवम मिश्रा है। कुछ उपाधियाँ हमने प्राप्त की हैं अपने जीवन में। नैसर्गिक विश्वविद्यालयों से 2-4 विश्वविद्यालयों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, ज्योति विश्वविद्यालय, सिंघानिया विश्वविद्यालय शामिल है। इसके और ऊपर जाने की बात करें तो मूल जन्मस्थान मेरा मऊ जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मऊ। वहीं की एक बाज़ार है छोटी सी, मर्यादपुर बाज़ार, वहीं के आसपास मेरा गांव है मारूफपुर, जहाँ का मैं मूलतः निवासी हूँ। इसके इतर मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि मैं एक
ऐसी आत्मा के रूप में इस विश्व में शामिल हुआ हूँ जिसे शायद कुछ करना है, और क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये महादेव जाने, गुरुदेव जाने। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। अभी मैंने हाल में 2 दिन पहले एक प्रेजेंटेशन की, उसमें मैंने लोगों को कहा कि आप अपनी प्राथमिकताएं लिखिए कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं और अगले कितने वर्षों में आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को पूरा कर पाएंगे। प्राथमिकताओं के बाद मैंने उनसे कहा कि जीवन का एक उद्देश्य लिखिए। प्राथमिकताएं हैं भाई, ठीक है, माता पिता की सेवा करना बड़ी प्राथमिकता है, शिक्षा ग्रहण करना बड़ी प्राथमिकता है, शादी हो गई है तो पारिवारिक जीवन अच्छे से बिताना प्राथमिकता है, बच्चे हो गए पढ़ाना प्राथमिकता है। लेकिन आपने जो बात बोली उससे एक चीज ये लगती है कि आप प्राथमिकताओं से ऊपर उठ के अपने उद्देश्य के बारे में सोच रहे हैं। तो वो उद्देश्य क्या आप लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे? प्राथमिकताओं की जब बात आती है महोदय, तो एक बड़ा अभूतपूर्व मंत्र आता है, स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशं प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रयं बलं तेजस्यायुमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्। प्राथमिकताएं तो ये हैं, ये उद्देश्य होना चाहिए। आज का युवा क्या सोचता है, उसकी प्राथमिकताएं क्या है, वो जाने। मेरी प्राथमिकताएं तो यही है, मेरे गुरुदेव ने मुझे यही बोला, मुझे समझाया यही कि श्रद्धा मेधा में शम प्रज्ञा। मेरे को श्रद्धा दीजिए, मेरे को मेधा दीजिए, मेरे अंदर प्रज्ञा भरिए। यदि ये सारी चीज़ें हैं तो मेरी प्राथमिकताएं स्वतः ही, समस्त प्राथमिकताएं परिवर्तित हो जाती हैं, और उनका परिवर्तन हो सकता है कि वो नैसर्गिक तारतम्यता में अपने हिसाब से परिवर्तित होता रहे। अद्वितीय ख्याल हैं आपके और विचार हैं, और मैं आपके गुरुओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपको ऐसी शिक्षा दी। निश्चित रूप से वो बहुत ही महान और बहुत ही पूजनीय है। आज आपने जो बात कही, ये वो बात कही कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, क्योंकि ये जो मूलतः जो मंत्र हैं, जो श्लोक हैं, ये हमारे वेदों से आए, और जो वेद उपनिषद इतने सारे हमारे ग्रंथों में जो जीवन जीने की कला सिखाई गई है, आपने उस कला को आत्मसात किया है, केवल पढ़ा नहीं। क्योंकि लोग पढ़ते तो बहुत हैं, मैंने लाउड स्पीकर के ऊपर रामायण होते, भागवत की कथा होते, राम कथा होते सुना है, लेकिन राम कथा तो सुनते हैं, लेकिन रावण तो उनके अंदर जिंदा है। लेकिन आपने जो कथा या जो शिक्षा सुनी है, पढ़ी है, उसको आत्मसात किया है, और निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है, और ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, और मैं कह सकता हूँ नज़ीर है। तो पुनः मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पे आए। मेरा आपसे सवाल है कि आज के समय में आप भारतवर्ष को किस तरह का भारतवर्ष देखना चाहते हैं? कभी मन में उद्गार आता होगा कि हमारा देश ऐसा हो? क्योंकि मैं राजनीति संकाय का भी छात्र रहा हूँ, और लंबे समय तक हमने राजनीति में भी अध्ययन प्राप्त किया है, तो जब भारतवर्ष नाम आता है तो इसके कई मूल स्वरूप दिखाई देते हैं। हमारे विश्वविद्यालय के एक चांसलर हुए प्रोफेसर भगवती शर्मा गुरुजी, उनका एक प्रयत्न रहता था कि जब राजनीति विज्ञान का छात्र किसी भी देश, किसी भी परिपाटी के विषय में कोई मानचित्र अपने मस्तिष्क में बनाए, तो वो प्राचीनता से लेकर आधुनिकता तक इन दोनों विषय वस्तुओं का वाचन जरूर करें। और गज़ब की बात है कि आज मैं उनको याद कर रहा था, और आपका प्रश्न भारतवर्ष के संदर्भ में है। भारतवर्ष एक ज़माने में शुरू होता है कंबोडिया से लेके और इधर तुर्की तक, पूरा का पूरा वर्ष भारतवर्ष था, राजनीतिक भारतवर्ष। धीरे धीरे उनमें आमूलचूल परिवर्तन आए। चाणक्य का ज़माना, मौर्य वंश का ज़माना, पुष्यमित्र शुंग का ज़माना, गुप्त राजाओं का ज़माना, चालुक्य राजाओं का ज़माना, चोल राजाओं का ज़माना। भारतवर्ष में अनेकानेक रीतियाँ
जन्म लेती गई, धीरे 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 राजनीतिक रूप से भारत परिवर्तित होता चलता चला गया। और फिर वास्को डी गामा का आना और भारत का परिवर्तित होते होते आज का जो भारत बचा हुआ है, आप गूगल मैप देखेंगे तो आपको और अंदाजा होगा कि संभवतः और परिवर्तित हो चुका है। जब मैं भारतवर्ष को एक राजनीतिक छात्र के रूप में देखता हूँ तो मैं हमेशा ही, क्योंकि थोड़ा सा मैं सकारात्मक दृष्टिकोण से ही अपनी चीज़ों को देखता हूँ, तो मेरी ये संवेदना रहती है कि, या आत्मवेदना कह सकता हूँ, कि मेरा भारत हमेशा से ही उत्कृष्ट रहा है। मुझे उत्तर प्रदेश से निकल के महाराष्ट्र जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ता। मुझे यूपी से निकल के तमिलनाडु जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ता। परंतु जब आप यूरोप में जाते हैं तो फ्रांस में, हालांकि वहाँ भी सेकेंड हैंड वीज़ा है, लेकिन एक फ्री जोन नहीं है। उनके अंदर हमेशा से युद्ध रहा है, एक युद्ध हमेशा चलता रहता है। भारत में एक ऐसी शक्ति है जहाँ पे समस्त ईश्वर जन्म लिया। तो जो आपकी बात थी कि भारतवर्ष को मैं कैसा देखता हूँ, मैं हमेशा से उत्कृष्ट देखता हूँ। अशोक यदि युद्ध नहीं छोड़ता तो हो सकता है कि वो भारत आज वो भारत नहीं होता। अशोक 269 वो स्थिति, 261 की स्थिति, इन 8-9 वर्षों के बीच में अशोक के अंदर व्यापक परिवर्तन आया। चंद्रगुप्त मौर्य पूरी तरीके से युद्ध में लड़ा, फिर उसका पुत्र अशोक, फिर महेंद्र संघमित्रा इत्यादि बहुत सारा वंश चलता है, आप देखते हैं। युद्धों का त्याग किया तो एक धर्म बन के आया। आप समझिए कि बौद्ध और जैन कैसे जन्मे, कैसे पनपे। अगर उन्हें अशोक नहीं मिलता तो संभवतः भारत नहीं बन पाता। भारत को बनाने में सबका योगदान है। एक तरफ से आप ऊपर जाओगे तो दूसरी तरफ से नीचे आओगे। यदि आपको ये लगता हो कि मैं ये कहूँ कि नहीं नहीं मेरा भारत बहुत परिवर्तित हो चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सत्यता अंधकार की भी उतनी है जितनी प्रकाश की है, और हम योग के छात्र होने के नाते समभाव को ही समझते हैं। तो मेरा भारत अभी जैसा है, इसकी आवश्यकताएं वैसी हैं। हो सकता है कि इसकी आवश्यकताएं और प्रतिपूर्ति की तरफ आगे बढ़ेंगी। कल को इससे जिस दिशा कोण से आप देख रहे हो सकता है वो और परिवर्तित हो जाए, परंतु मेरे लिए हमेशा से ही ये वो सौम्य भारत रहा है। और यही चलिए, आपने अशोक काल की जो चंद्रगुप्त काल की बात की, आपने गुप्त काल की बात की, चाणक्य के समय की बात की, बहुत सारे अन्य राजाओं के समय की बात की। मैं वर्तमान भारत की बात करता हूँ। एक इतिहास बहुत कुछ हमें सिखाता है। वर्तमान भारत में जिस तरीके का परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन में क्या आपका उस परिवर्तन के लिए दृष्टिकोण है? वर्तमान भारत, आपका कौन सा वर्तमान भारत है? क्योंकि हम तो योग शाखा के विद्यार्थी हैं। हमारा भारत तो आज के लगभग 5000 वर्ष का पुराना आप ले लो, मैं तो और पुराना लूँगा। आप सिंधु घाटी से लेते हो, मैं हो सकता है कि महाभारत काल से लूँ। परंतु यदि आप इसे इतिहासकारों के हिसाब से देखते हैं, आप इसे रोमिला थापर के हिसाब से देखते हैं, आप इसे अन्य इतिहासकारों रामचंद्र गुहा इत्यादि के हिसाब से देखते हैं, तो हो सकता है आप इसे आधुनिक भारत के क्रम में आप अंग्रेजों के बाद का भारत मानते हो सकता है कि आप इसको सन 1999 या 91 के बाद, रिसेशन के बाद का भारत मानते हो। तो इस क्रम में भी भारत में परिवर्तन, देखिए परिवर्तन संसार का नियम है साहब। परिवर्तन यदि नहीं होगा तो परिवृद्धि की आप परिकल्पना ही नहीं कर सकते। तो परिवर्तन, परिवृद्धि, परिकल्पना, ये तीनों शब्द एक दूसरे के समानार्थी हैं, और ये तभी संभव हो सकेगा जब परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन का होना आपके लिए बहुत उत्कृष्ट है, और ये परिवर्तन भारत को उत्कृष्टता की तरफ ही प्रेषित कर रहा है। निश्चित तौर पे देखा जाए, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। उस जमाने से लेके आज के जमाने तक में भी भारत विभिन्न क्षेत्रों में आज भी अव्वल है, या जो दूसरे देश अव्वल हैं उनमें भारतवासियों का योगदान है। निश्चित रूप से। सपोज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात अगर करें तो उसमें भी जितनी भी बड़ी से बड़ी वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं, उसमें टॉप पोजीशन पे भारतीय ही है। तो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि उत्कृष्ट था, है और आगे भी रहेगा। आगे हम लोग बात करेंगे आपके प्रोफेशन को लेकर, जो जिस विधा को लेकर आप
डिटरमाइन हैं, आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका आप भविष्य क्या देखते हैं भारतवर्ष में? देखिए, भूत, वर्तमान और भविष्य, पहले मैं आपकी जनता को एक बात बहुत सॉलिड तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ कि इन तथाकथित काल परिवर्तन में आप मत जाइए। क्या है भूतकाल और क्या है वर्तमान और क्या है भविष्य? वर्तमान में कैसे कोई जिंदा रहे? एक माइक्रो सेकंड का वर्तमान है। हमने बात शुरू की थी, वो भूतकाल हो गया, हम बात कर रहे हैं वो भविष्य हो गया, वर्तमान बहुत छोटा है। ये सब टाइम जोन, टाइम फ्रेम में बांटा गया, मतलब दार्शनिक व्यू से यदि आप देखें तो मैं ही एग्री नहीं करता हूँ। लेकिन यदि आप कहते हैं, आपके भविष्य की मैं बात करता हूँ, जिस परिभाषा में आप एक शब्द को भविष्य मानते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा इस योग समुदाय, योग क्षेत्र के लिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वेदों से लेके उपनिषदों तक, उपनिषदों से लेके छंद, व्याकरण, कल्प इत्यादि तक, और उसके बाद पुराण होते हुए अन्य शाखाओं तक, शिक्षा विद्या में परिवर्तित हुई, विद्या शिक्षा में परिवर्तित हुई, और ये वाइस वर्षा चलता चलता चला आता है। तो शिक्षा, जब तक हम शिक्षा पे फोकस किए रहेंगे ना, तो आप शिक्षवान बना के मार्केट में उतारते रहेंगे लोगों को। जिस दिन आपने विद्वान बनाने की प्रक्रिया शुरू की साहब, उस दिन आप भविष्य को लेके चिंतित नहीं होंगे और ना ही उसके प्रति कोई प्रश्न उठाने की परिकल्पना भी करेंगे, क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूज्यते है। विद्वान जो होता है वो यत्र तत्र सर्वत्र पूजा जाता है, वो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। तो योग क्षेत्र अपने भविष्य का निर्धारक हमेशा से रहा है। पतंजलि का जमाना उस समय भी था और आज भी है। हम उस समय भी पतंजलि को देखते हैं और आज भी हम पतंजलि पढ़ते हैं। हम उस समय भी अथ योग अनुशासनम करते हैं, हम आज भी सुनते हैं। उस समय भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा से प्रश्न शुरू होता है, और आज भी हमारी जिज्ञासा ब्रह्म की जिज्ञासा है। उस समय भी सांख्य जो है वो 24 तत्वों को मानता था, आज भी सांख्य 24 तत्वों को मानता है। हम तो ईश्वर के परिवर्तित स्वरूप को अपने अंतरंग में समायोजित करा सकने की योग्यता का नाम है, और हम योग हैं और हमसे ही योग है। अति सुंदर। मेरे को तो आपके लिए तालियां बजाने का मन कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग आपको सुन रहे होंगे वो आज उनको गर्व की अनुभूति हो रही होगी कि आज हम इतने इंटेलेक्चुअल यंगस्टर को सुन रहे हैं, इतने युवा को सुन रहे हैं कि जो आईपीएल की बात नहीं कर रहा है, जो फिल्मों की बात नहीं कर रहा, और हमारे धर्म ग्रंथों की बात कर रहा है, और जो हो सकता उनके लिए चौंकाने वाला हो कि कौन है भाई ये डॉक्टर शिवम मिश्रा जी, जो कि अद्भुत हैं, और उनकी जो सोच है, जो विचार हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अद्भुत हैं। चलिए हम आगे बातों के क्रम में बढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक चीज़, और जहाँ पे योग होता है वहाँ पे आयुर्वेद भी होता है, मैं आपसे कुछ आयुर्वेद के बारे में भी जानना चाहूँगा, यदि आप कुछ लोगों का मार्गदर्शन कर सकें आयुर्वेद के लिए। देखिए, आयुर्वेद, आयु का वेद। हालांकि वेदों की परंपराओं ने 4 मूल वेदों को माना, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। वेद त्रयी था, फिर बाद में चौथे वेद को महादेव के द्वारा स्थापित किया गया, उसकी एक अलग कहानी है। उन्हीं के उपवेद बने, जिसमें गंधर्व है, उन्हीं में से एक है आयुर्वेद है, एक उस ऐसा ही धनुर्वेद है। आयुर्वेद वेद का उपवेद है। तो जब आप वेदों के उपवेदों की तरफ जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो क्रक्स है, जो मूल है, उसी के संदर्भ में आगे की व्याख्या आयुर्वेद। अब आयुर्वेद ने क्या किया? आयुर्वेद ने चरक दिया, आयुर्वेद ने सुश्रुत दिया, आयुर्वेद ने वाग्भट दिया। और ये वो ऋषि थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक विशिष्ट संहिताओं में, ध्यान परंपरा में लगाया। ध्यान परंपरा की जब मैं बात करता हूँ तो वहीं योग आ जाता है। यानी बिना योगी हुए आयुर्वेदिक व्यक्ति बनना संभव ही नहीं है, आयुर्वेद का आचार्य बनना संभव ही नहीं है। और यदि आप आचार्य बन चुके हैं तो बाय डिफॉल्ट आप योगी हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के कंधे पे बैठ के चलने वाली विषय वस्तु है। अभी आप राजनीति की बात करें तो उसमें एक बड़ा फेमस कोट है कि फॉरेन पॉलिसी ऑलवेज ट्रेवल्स ऑन द शोल्डर ऑफ डिप्लोमेसी, या डिप्लोमेसी ऑलवेज ट्रेवल्स ऑन द शोल्डर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये ऐसे ही है, योग ऑलवेज ट्रेवल्स ऑन द शोल्डर ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा ऑलवेज ट्रेवल्स ऑन शोल्डर ऑफ योगा। क्योंकि ये एक योग और आयुर्वेद, आयु का ही तो वेद है योग भी।
तो अब इसमें मेडिसिन आते हैं, अब इसका डिस्क्रिप्शन अलग अलग आता है। इसे भी 8 हिस्सों में बांट दिया कि कहाँ पे ऑपरेशन से संबंधित विषय वस्तु है, कहाँ पे बच्चों से संबंधित विषय वस्तु है, इत्यादि इत्यादि। तो धीरे धीरे वो मेडिकल स्वरूप लेता चलता चला गया। लेकिन मैं समझता हूँ साहब कि ये दोनों एक दूसरे के ही स्वरूप का स्वरूप है। हाँ जी, बहुत ही निश्चित रूप से ये नई चीज लोगों के अ, सामने आई है। साथ में एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, आज के समय में नेचुरोपैथी भी बहुत फेमस हो रही है, निश्चित रूप से। तो डिफरेंस क्या है आयुर्वेद और नेचुरोपैथ में? देखिए, आयुर्वेद, मैंने आपको अभी बताया कि आयुर्वेद आयु का वेद है। नेचुरोपैथी, पैथी शब्द हालांकि उसको जब हम आंग्ल भाषा में, प्राच्य भाषा में इन दोनों में डिफरेंस करते हैं तो हम देखते हैं कि पैथी यानी एक हीलिंग प्रोसेस है। नेचर, प्रकृति के द्वारा आप किसी चीज़ को ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब इस प्राकृतिक चीज़ में, हालांकि जिस नेचुरोपैथी को महात्मा गांधी जी ने आत्मसात किया है, वो चूँकि वही फिलहाल नेचुरोपैथी के पिता हैं, लेकिन नेचुरोपैथी उनके द्वारा खोजी गई विधा नहीं है। जी जी। अरस्तु ने किसी विषय वस्तु को जाना और वो उसके पिता घोषित हुए, ऐसा नहीं है। उनके पहले भी वो विषय वस्तु थे। तो नेचुरोपैथी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, और आई कैन से आयुर्वेदा इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचुरोपैथी। अब मेरे से पूछेंगे आप, मेरा विचार क्या है, मेरा दार्शनिक व्यू क्या है? एक्चुअली ना आज के समय में जो आप बहुत ही पैसिनेट हैं आपके प्रोफेशन के लिए, जो आप कर रहे हैं, आपने बहुत ही डीप स्टडी की हुई है। लेकिन आज के समय में जो मार्केटाइजेशन हो रहा है, जो हर चीज़ कमर्शियल कर दी गई, तो नेचुरोपैथी अलग हो गया, आयुर्वेदिक अलग हो गया और योग सिस्टम अलग हो गया। तो अगर किसी एक आम व्यक्ति को समझना है तो नेचुरोपैथ और आयुर्वेदिक चीज़ों में वो डिफरेंस कई बार नहीं कर पाता, तो वो डिफरेंस कर सके ऐसा कुछ आसान शब्दों में। देखिए, मैं प्रयत्न करूंगा कि आसान शब्दों में ही निकले, परंतु मुझे इस बात को कहने में, स्वीकारने में तनिक भी दुख नहीं है या थोड़ा भी क्षोभ नहीं है कि बेचने के लिए तो आपके भगवान रोड पे भी बिकते हैं। एक गरीब का पेट भरे भगवान खुद भी बिक जाते हैं रोड पे, उन्हें तनिक भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही ये वेद विज्ञान है। आप इसको ये बोल के करो कि मिट्टी चिकित्सा है, ये नेचुरोपैथी है। आप ये बोल के करो कि सूर्य किरण चिकित्सा है, नेचुरोपैथी है। आप ये बोल दो कि आपके ऊपर एक विशिष्ट प्रकार का तेल गिराया जाएगा आपके इधर, वो नेचुरोपैथी है ना। या इस तरीके का लेपन इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नेचुरोपैथी है। मैं इसको बांट दूँ। अब मैं योग में यही कार्य करना शुरू करूँ कि मैं षटकर्म को बांट दूँ। मैं ये बोलूँ कि नहीं, कपालभाति एक अलग प्रक्रिया है, उसके लिए आपको एक अलग तरीके की फॉर्मेलिटी से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको नौली एक अलग प्रक्रिया है। मैं आसनों को अलग बेचूं, प्राणायाम को अलग बेचूं, नौली को अलग बेचूं, साउंड हीलिंग को अलग बेचूं, सो इट्स माय एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, मैं कैसे बेचता हूँ। लेकिन जब बात आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, तो मेरा मानना साहब ये है कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और एक्चुअल में नेचुरोपैथी नाम का कोई दूसरा शब्द नहीं होना था, आयुर्वेद ही होना था। या आयुर्वेद नाम का कोई दूसरा शब्द नहीं होना था, नेचुरोपैथी होना था, प्राकृतिक चिकित्सा ही। मुझे लगता है योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ एक ही। योग एक दर्शन हुआ, जब दार्शनिकों ने इसे देखा तो योग एक दर्शन का स्वरूप प्राप्त किया। आयुर्वेद एक जीवन जीने की विधा के तौर पे वेद बन के आया। वेद और दर्शन में अंतर है, सिर्फ इतना ही मौलिक अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। दर्शन इज अ फिलॉसफी, आपका दर्शन अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। वो तो योग वाले जो विद्वान हैं वो इतने रिजिड विद्वान हैं कि उन्होंने कई 100 सालों तक योग किसी को बताया ही नहीं। अब बताया नहीं तो वो परिवर्तित नहीं हुआ, परिवर्तित नहीं हुआ तो वो उसी स्वरूप में स्वीकार कर लिया जाता है। मेरे पतंजलि ने कहा अथयोग अनुशासनम, तो आपके भी पतंजलि को कहना है अथयोग अनुशासनम। लेकिन यदि आपके चारवाक ने कहा पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, तो मेरा चारवाक हो सकता है उस पर मेरा केश कमली, अजित केश कमली उस पर प्रश्न उठा देगा। तो ये तो दार्शनिक विभूतियां हैं एक तरीके से, कि आप उसे किस तरीके से परिवर्तित करते हैं। आयुर्वेद के पास ये रहा कि वो आयु का वेद हो गया, आपको जीवन बनाया। सुपर्ब। आपके साथ बात करना एक बहुत ही अद्वितीय और अनुभव से भरा है मेरे लिए भी। चलिए मैं वापस आपको लेके आता हूँ वर्तमान हालातों पे। वर्तमान जो
है आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, हम पेपर में पढ़ते हैं, अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड लीवर डे गया, 2 दिन पहले था। जी जी जी। ऐसे ही कभी किस वर्ल्ड कैंसर डे होता है, एनीमिया डे, थायराइड डे, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, या कहें कि सरकारी तंत्र है और ये एक तरीके की लकीर जो होता ना, एक हमको ये चलन चलाना है, जी। तो इसलिए हमने क्या है, कोई ना कोई डे बना दी और अवेयरनेस कर रहे हैं, होती भी है, कुछ लोग जागरूक भी होते हैं। आज जिस तरीके से भारतवर्ष में बीमारियां हो रही हैं, फैल रही हैं, वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस हैं, कई बार ऐसा होता है कि नाम तक नहीं सुना होता, बड़ी अनसुनी सी बीमारी होती है। इन बीमारियों का कारण क्या है और क्या यह आयुर्वेद योग पद्धति से जा सकती हैं? अब मैं ये प्रश्न सीधे जनता से ही पूछता हूँ कि जड़ों के विषय में आप क्या जानते हैं? जब हम बात करते हैं किसी रोग के विषय में, तो आपको ये पता है कि बुखार है, आपको ये पता है कि पेट में दर्द है, और पेट में दर्द हिंदी भाषा में तो दर्द ही है। हमारे यहाँ मऊ वगैरह में तो 10-12 प्रकार से दर्द हो जाता है, गुड़गुड़ाना, कुड़कुड़ाना, ऐसे वैसे विभिन्न प्रकार का दर्द हो जाता है। तो उसमें भी क्वालिटी है कि गैस बनी है तो कैसे बनी है ना। तो एक तो ये हो गया कि आपको ये समझना है कि कौन से प्रकार के रोग की बात कर रहे हैं। अब जब आप रोगों के विषय में इतनी जानकारी रखते हैं, तो ये भी जानकारी रखिए कि आप किन पेड़ों से घिरे पड़े हैं। आपके पास नीम है, आपके पास आम है, आपके पास जामुन है, आपके पास महुआ है, आपके पास बांस है, छोटे अर्जुन है। छोटे अर्जुन है। ये कुछ ऐसे पेड़ हैं, और हर घर जो में तुलसी। और हर घर में तुलसी। ये वो फ्लोरा एंड फौनाज हैं जिनका उपयोग आपके जीवन में बहुत है। परंतु अब चूंकि आपके पिताजी ने इस विषय में बात नहीं की, क्योंकि उन्हें कुछ धन कमाना था, आप उस चीज़ को भूल गए। चाइना के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, दार्शनिक हुए, लैंग्वेज भाषा के दार्शनिक हुए हैं, और बहुत अच्छे दार्शनिक हुए। उन्होंने कहा कि थियरी ऑफ पिजन एंड क्रियोल दी उन्होंने। क्या है पिजन एंड क्रियोल थियरी? कि यदि मैं इस माइक को ये बोलूं कि ये माइक नहीं है, ये एक खोखली विषय वस्तु है, और इसको मैं छूँ ना, तो एक पीढ़ी इस बात को नहीं मानेगी, दूसरी पीढ़ी आएगी तो ये बोलेगी कि पिताजी बोलते थे कि ये खोखली विषय वस्तु है। अब तीसरी पीढ़ी जब आएगी तो वो उसको 100% खोखली विषय वस्तु ही मानेगी। यही हुआ आयुर्वेद के साथ, वेल प्लान्ड तरीके से। आप किसके सिस्टम में, आपको पता है? आपके सामने मैं हजारों ऐसे शब्द रख दूंगा जिसमें आपको पता ही नहीं चाहिए। अभी 10 मूल के विषय में आपने सुना होगा, एक बहुत बढ़िया प्रचार है 10 मूलारिष्ट, आप सुने होंगे। कोई कंपनी बना के बेचती है, हालांकि 10 मूल का वर्णन है। पंच बृहद मूल होती हैं और पंच जो है लघु मूल होती हैं। अब उन पंच दीर्घ मूलों की बात आती है तो किसी को पता नहीं कि साहब कौन सा दीर्घ मूल है। पंच लघु मूल की बात आती, हो सकता है वो भी कोई ना जानता। अब जब आपको ये नहीं पता कि आप अश्वगंधा मूल है कि छाल है, आपको ये नहीं पता कि लौंग क्या है, लौंग का फूल है कि लौंग की पत्ती खाते हैं आप, कि लौंग का पेड़ खाते हैं आप, क्या खाते हैं, जब आपको ये नहीं पता कि लौंग इज अ फ्लावर, तो आप बाकी अपना परिचय क्या ही दे पाएंगे। तो आप वो थियरी ऑफ पिजन एंड क्रियोल जो बना के गया अंग्रेज, है ना, वो बनाया और बना के आपके अंदर भर गया, और उसी व्यवस्था तो में आपको ऐसा लगता है कि ये जो अंग्रेज रहे 90 वर्ष हिंदुस्तान में, इनका रोल रहा हमारे ट्रेडिशंस को डिस्ट्रॉय करने का? देखिए, दे वॉज परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, बाय हुक बाय क्रुक। उन्हें किसी भी तरीके से अपने उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति करनी थी। किसी भी आप अंग्रेज को देख लीजिए। मैं आपको एक अधिकारी, फ्रेंच अधिकारी था शायद, काउंट डी लाली, आप उसकी कथा पढ़िएगा, काउंट डी लाली की। वो भी अंग्रेजों से ज़्यादा योग्य व्यक्ति था। उसको भेजा गया आंध्र प्रदेश के आसपास की लड़ाइयों में, और वो शामिल हुआ, अंग्रेजों के सामने युद्ध हुआ, और फिर तमाम विषय वस्तु में वो हारता चलता चला गया। अंत में उसके देश वालों ने उसे बुला लिया। अंग्रेज एक नहीं थे, उनका पूरा कुनबा था, और वो अपनी बुद्धि से ज़्यादा आपकी कमजोरी को नापते थे। 58 लोग थे। एक छोटी सी घटना हुई थी कालकोठरी की, मुझे लग रहा है तारीख वो 21 मार्च या अप्रैल थी कुछ, और 1757 वगैरह की बात थी, या कुछ ऐसे ही तारीखें थी। 1 वर्ष बीता था, 364वां दिन, 365वां दिन नहीं हुआ, और उन 58 अधिकारियों ने पूरा का पूरा सिराजुद्दौला का साम्राज्य हिला के रख दिया।
वॉर ऑफ प्लासी हुई और वही 58 लोग जीत गए। तो आपकी कमजोरी जान गए ना, उनको पता चल गया कि आपके पास मीर कासिम है, तो उन्हें पता चल गया था कि आपको एक दूसरे के ऊपर शक करना है। यदि ये व्यक्ति अच्छे तरीके से बोल लेता है तो ये निश्चित रूप से सत्य बोल रहा होगा, ये ही आपकी मानसिकता है। तो आपको अंग्रेज क्या, अंग्रेज तो मूर्ख ही है, आपको तो एक छोटा सा बच्चा भी ठग के चला जाएगा, और आप ठगे जाएंगे, और आप शौक से ठगे जाएंगे, ये याद रखिए। अद्भुत बात कही है आपने। मैं आपकी बात से पूर्णतः इस बात को स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ, क्योंकि मुझे अनेक वर्षों से मैं 2 दशकों से ज़्यादा समय से लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, चाहे उद्यमिता के प्रति हो, चाहे स्वास्थ्य के प्रति है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं किसको समझा रहा हूँ, सूरज के सामने दिया दिखाऊं, या कभी ऐसा लगता कि भैंस के आगे बीन बजाओ वाली सिचुएशन। और यही वास्तविकता है कि जो विज्ञापन जगत है, वो सब जानते हैं कि विज्ञापन में जो चीज़ दिखाई जा रही है वो व्यक्ति वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करता स्वयं, या वो इसलिए उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है क्योंकि उसके लिए उसको पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन वो परिवर्तित होने के लिए तैयार नहीं है। आपकी ये जो कहानी है छोटी सी, जो सत्य घटना पे आधारित है, वो इस बात को आज भी ये चीज़ हमारी जड़ों में व्याप्त है। आपको मतलब मेरा मकसद ये है कि बदलाव आए और लोग उद्यमी हों, और मैं कह सकता हूँ उद्यमी नहीं, एक शब्द में बोलूँ तो समृद्ध हो, चाहे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो या वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो। ऐसी मैं कल्पना करता हूँ और उसके लिए कार्य करता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके की अपनी सोच इस सोच के साथ में रखते हैं कि कैसे ये काम आसानी के साथ किया जा सकता है। देखिए, आसान कुछ नहीं है इस दुनिया में। मैं आपके माध्यम से, आपके इस कैमरे के माध्यम से पूरी दुनिया को बताता हूँ, आसान कुछ नहीं है। आसान होना हो सकता है कि सबसे कठिन कार्य हो। मैं एक संदर्भ लेता हूँ, आप सोच के देखिए, सुकरात के ज़माने को, प्लेटो के ज़माने को, अरस्तु के ज़माने को, ये तीनों एक दूसरे के गुरु शिष्य परंपरा वाले थे। सुकरात था, उसका प्लेटो शिष्य हुआ, लंबा चौड़ा बिल्कुल अभूतपूर्व पर्सनालिटी वाला था। सुकरात चाहे जो बातें कहे, प्लेटो उसको स्वीकार करे, बोले ना गुरु जी ने कहा सब ठीक है, और गुरु जी की बात को यथेष्ट भाषा में विश्व के सामने उसने प्रदर्शित किया। राजनीति के विधान में उसने अभूतपूर्व नाम कमाया। उसका शिष्य हुआ अरस्तु, और अरस्तु ने अपने गुरु को खूब क्रिटिसाइज किया, बल भर क्रिटिसाइज किया। कोई भी बात बोलता है प्लेटो तो उसको बोलता नहीं, ये आदमी गुरु तो है मेरा, लेकिन ये आई डोंट एग्री विद दैट कॉन्सेप्ट। बल भर क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसिज्म, आपकी जब बात आती है कि आप कितना आसान है इन चीज़ों को समझना, तो इट्स नॉट सो ईजी। आप सुकरात जैसे व्यक्ति से सिकंदर जैसा शिष्य छोड़ देते हैं। अरस्तु का शिष्य हुआ सिकंदर, और सिकंदर इतना खूंखार था, इतना खूंखार कि पूरा का पूरा नगर मार दिया, और मार के उसका नाम बहु गेफला रख दिया अपने घोड़े के नाम पे। इतना खूंखार आदमी था। और जब मरने लगा तो वो बोला कि मेरा हाथ खोल दो, मैं जा रहा हूँ तो दुनिया ये तो देखे कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। साहब, यथार्थवाद में और आदर्शवाद में आप सभी को अंतर समझना होगा। आइडियलिज्म, प्रैक्टिकलिज्म में अंतर समझना होगा। शंकराचार्य विद्वान है, इसका ये मतलब नहीं है कि रामानुजाचार्य विद्वान नहीं है। अद्वैत सिद्धांत ठीक है तो द्वैत भी सिद्धांत ठीक है, और द्वैत ठीक है तो शुद्धाद्वैत भी ठीक है, शुद्धाद्वैत ठीक है तो द्वैताद्वैत भी ठीक है, यानी सब ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप इसे किस विषय में देखते हैं। अब आप उसे कैसे स्वीकार करते हैं, वो स्वीकृति आपकी है। अच्छे को बुरा बताने वाला चारवाक मारा जाता है, और बुरे को अच्छा बताने वाला हो सकता है कि एक व्यक्ति पूजा भी जा रहा हो। सो इट्स अप टू यू। अद्भुत, अद्भुत। आपके जो आपका जो वार्तालाप है, कन्वर्सेशन, या आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो निश्चित तौर पे अद्भुत है, और बड़ी सकारात्मकता है आपके विचारों में, और बड़ी स्पष्ट सोच रखते हैं आप। निश्चित तौर पे आपका जो
काम है उसको आपने बड़ी शिद्दत के साथ किया है, और ये आपकी बातों में मुझे दिख रहा है। अब मेरा जो पर्पज़ है आपको यहाँ पे इनवाइट करने का, मैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ कि हमें अगर मौका सब, मेरा जो पर्पज़ है आपको यहाँ पे इनवाइट करने का वो ये है कि अगर आपको मौका मिले तो आप क्या बदलाव लेकर आना चाहेंगे? बदलाव एज इन समाज में, अपने आप में, विश्व में, ब्रह्मांड में। मैं मेरी वृत्ति बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। मैं किसी बड़े से ब्रह्मांड के बड़े से हिस्से में स्थित एक छोटे से ग्रह के अंदर स्थित एक छोटे से महादेश के अंदर स्थित एक छोटे से देश के अंदर स्थित एक छोटे से राज्य के अंदर स्थित एक उसकी राजधानी के जिले के कमरे के एक ऑफिस में बैठ के बात कर रहा हूँ। मेरे बदलाव लाने का तो प्रयास आप सिर्फ मैं ही हूँ। मैं यूँ उगा और यूँ ख़त्म। देखिए, ये जो आपने बात कही, मैं इस बात से एग्री भी हूँ और डिसएग्री भी हूँ कि आपने पल्ला झाड़ लिया कि साहब मैं संतों अपने की स्वयं खासियत के अंदर बदलाव लेके आऊँगा। लेकिन मेरे को क्या, जैसे सपोज मेरा भारतवर्ष था, लोग कहते थे कि एक टाइम पे जब अंग्रेज आए, और वो अंग्रेज एक जाके, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता अपनी जुबान से, उसने ब्रिटिश संसद में जाके बोला कि भारत को तो तोड़ना मुश्किल है, भारत के लोग इतने ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, किसी के अंदर चालाकी नहीं है, किसी के अंदर झूठ कोई नहीं बोलता, इसको कैसे तोड़े? तोड़ ही नहीं सकते। तो उसने कहा कि भारतवर्ष को अगर तोड़ना है तो भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ दो। तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था तोड़ी, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, लाखों लाख गुरुकुल समाप्त हुए। आप मेरी जान पहचान में कुछ चंद उंगलियों पे गिने हुए लोगों में से एक हो जो युवाओं में योग विधा को, आयुर्वेद को और भारतीय संस्कृति को, मैं एक शब्द में कहूं कि आगे लेके जा रहे हो। तो आज सब कुछ परिवर्तित हो गया, और आप कह रहे हैं कि मैं परिवर्तन स्वयं को करूं। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो भारत जो आज से 400-500 साल पहले था, उस भारत की वापस से कल्पना करनी हो, तो हमें, और ये मौका मिले, तो हम क्या कर सकते हैं? आप, अगर आपको ये मौका मिले तो आप क्या करेंगे? पल्ला झाड़ा साहब बुद्ध ने 30 वर्ष की अवस्था में, एक बच्चा था, पत्नी के पास पत्नी थी, उठे चले गए। पल्ला झाड़ा जैनों ने, ऋषभदेव से लेके महावीर जैन तक पल्ला झाड़ा है सभी संतों ने। माँ मैं डूब रहा हूँ, माँ मैं डूब रहा हूँ, भगवान को दान कर दे नहीं तो मैं डूब ही जाऊँगा। जा बेटा तुझे दान कर दिया, बेटा शंकराचार्य बनाया। पल्ला झाड़ा शंकराचार्य ने। संतों को तो यही शिक्षा दी जाती है कि पल्ला झाड़ लो। अब बात आपकी कि आपने कहा कि 400 साल पुराना, तो थोड़ा सा इस दार्शनिक व्यू को परिवर्तित करते हैं। मैं यही जानने में मेरे को बड़ी दिलचस्पी है कि आप प्राचीनता की तरफ जाना क्यों चाहते हैं। आप अपने इस मॉडर्न वेशभूषा में, जीन्स में, शर्ट में अपने आप को क्यों नहीं स्थित प्रज्ञ बनाने का प्रयास करते हैं? और आपको क्या लगता है कि 400 साल पहले भारत स्थित प्रज्ञ था क्या? बहुत सारे आदताई हुए, बहुत सारी विधियां परिवर्तित हुई। भारत को भारतवर्ष बनने में और भरत बनने में, भारत का देश बनने में, आर्यावर्तयिक देशांतर्गते बनने में, उस पूरी व्यवस्था में जाने में बहुत सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा साहब। आपको तो आज के परिवर्तित स्वरूप में ही परिवर्तन लाना होगा। और ये वही परिवर्तन, द शब्द इज नॉट सो एक्यूरेट ना, ये जो वर्ड आपने यूज़ किया कि परिवर्तन, वही परिवर्तन। जब हमारे वेदों ने कहा अनुगच्छतम प्रवाहम, प्रवाह के साथ बहो, प्रवाह चल रहा है, पूरी दुनिया चल रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके तथाकथित योगियों से, अभी तो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कई सारे भड़क जाएंगे, मैं जानता हूँ, किस बात की शांति ढूंढ रहे हो तुम? तुम्हें किस बात का सुख चाहिए? ध्यान करो, ध्यान करो, समाधि करो, समाधि करो, समाधि करके प्राप्त हो जाओ, परिवर्तन लाओ। क्या परिवर्तन लाओ? खुद छोड़ के समाज चले जाओ। किस तरीके की शांति चाहिए? एंड ऑफ द पॉइंट क्या चाहिए तुमको? शांति तो चाहिए, सुख ही तो चाहिए। तो तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें सुख दे रही है तो क्यों नहीं लेते हो? तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नाक, तुम्हारा कान, तुम्हारा मुख, तुम्हारी स्किन, सारी चीज़ तुम्हें सुख दे रही है, तो एंजॉय करो अपने सुख को। परिवर्तन का क्या करोगे आप? अब कौन सा परिवर्तन लाना चाहते हो वो भी तो बड़ा ज़रूरी है। परिवर्तन लाना चाहते हो कि व्यक्ति से व्यक्ति का द्वेष ना हो,
द्वंद्व ना हो। जब सिर्फ दिन ही दिन होगा इस पृथ्वी पे, जी पाओगे क्या? रात्रि का इंतजार नहीं करना है, सोना नहीं है आपको। परिवर्तन ही आपको बड़ा छोटा बनाता है साहब, और इस परिवर्तन के चक्कर में अच्छे अच्छे परिवर्तित हुए। और ये परिवर्तन आपको समझना होगा कि परिवर्तन इंद्र में, सूर्य में, चंद्र में, हनुमान में, राम में, कृष्ण में, सब में हुआ, खूब परिवर्तन हुआ। और ऐसा सा परिवर्तन हुआ कि उनको क्लिष्ट भी बनाया और फिर अक्लिष्ट भी बनाया। हमारी वृत्तियाँ इन्हीं पे तो आधारित है। वृत्तियाँ पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा। अब उस पंचतया की जो वृत्तियाँ हैं, जो 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं, उसमें कोई क्लिष्ट है, कोई अक्लिष्ट है। सो वाई अक्लिष्ट, वाई आर फाउंडिंग ओनली अक्लिष्ट की परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, वाई परिवर्तन? मैं तो सोचता हूँ कि क्लिष्ट वृत्ति बनी रहे। मेरी दार्शनिक विधा कहती है कि ठीक है, नो नीड टू बी डू एनी परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं करते, लेट इट गो। आज मैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले बहुत ईमानदार व्यक्ति था और आज मैं बहुत चोर हो गया हूँ, कल फिर ईमानदार हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं। परिवर्तन तो चल ही रहा है, वो तो अनुगच्छतम प्रवाह है ना। स्यादवाद का सिद्धांत जैनियों ने बहुत सोच समझ के दिया था। मैं आपको बता दूं, बहुत शानदार सिद्धांत। स्यादस्ति स्यादनास्ति, स्यादस्ति च नास्ति, स्यादनास्ति च नास्ति, स्यादनास्ति च अस्ति च नास्ति। यानी शायद है, शायद नहीं, शायद नहीं ही नहीं है, शायद है, नहीं है, या है, आई डोंट केयर। कौन? ईश्वर। शायद है परिवर्तन, शायद है परिवर्तन, शायद नहीं है, शायद परिवर्तन था, अब नहीं है, होगा फिर। तो जैनियों ने बहुत सोच समझ के अपने सिद्धांतों को स्थापित किया है। आपको फिर से एक बार इसमें झांकना चाहिए कि क्या परिवर्तन की आवश्यकता है। 400 साल पहले वाले भारत में आप जा नहीं पाएंगे साहब। नहीं, हम जा नहीं पाएंगे। मैं आपको लेके चलना चाहूँगा। एक टाइम था, जैसे आज के समय में जो चीज़ें हैं भारतवर्ष में, जो आप जहाँ से देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति की अपनी दृष्टि होती है, निश्चित रूप से, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के अपने देखने के एंगल होते हैं। हमारा जो एंगल है आज के समय में, जो मैं भारतवर्ष में देख रहा हूँ, व्यक्ति की अल्पायु हो रही है। हमारा आयुर्वेद या हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 120 वर्ष मनुष्य की आयु कम से कम है। तुलसीदास जी ने कलयुग की परिभाषा में कहा कि कलयुग जब आएगा तो क्या होगा। तो कलयुग के आने पे तुलसीदास जी ने कहा कि किसी ने पूछा कि तुलसीदास जी से कि जब कलयुग आएगा तो कलयुग में क्या होगा। तो तुलसीदास जी ने कहा कि लोगों की जो है आयु जो है वो कम होने लग जाएगी। तो वो चीज़ सामने दिख रही है। एक चीज़ उन्होंने कही कि दूध को घर घर बिकने जाना पड़ेगा और मदिरा खड़े होके बिकेगी। आज वास्तविकता में है। तुलसीदास जी ने कहा कि लोग गाय छोड़ देंगे पालना, कुत्ते पालना शुरू कर देंगे। आज घर घर दिख रहा है। तो मैं चिंतित इस बात से हूं, और जो मेरी चिंता या मेरा जो कंसर्न है, टोटल कंसर्न हमारे देश में, अब आप कहेंगे कि चलने दीजिए, ये सब सृष्टि है, ऐसे ही चलेगी। मैं भी, मतलब मैं तो अपने आप को एक चिड़िया की भांति समझता हूँ। जंगल में आग लगी है, मैं चोंच में पानी भर के लेके जा रहा हूँ और मैं आग बुझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई तू स्वस्थ रहे, तू समृद्ध रहे, तो तू अच्छा करे और समाज में एक नवविचार स्थापित हो कि यार सब अच्छा जीवन जी सके। तो मुझे देख के दुख होता है कि जब किसी के घर में 50 साल में हार्ट अटैक में कोई जाता है, या 60 साल में जाता है, कोई 40 साल में जाता है, कोई 35 साल में जाता है, या कैंसर से जाता है। और इसके पीछे जो पूरे भारतवर्ष में फैला करप्शन है, जो मिलावटखोरी है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर ऑनेस्टी नहीं है लोगों के अंदर, लोगों को लोगों से प्यार नहीं है, लगाव नहीं है, लोगों की प्रगति का लोगों के अंदर भाव नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसको परिवर्तित करना, कि वो भाव पैदा हो लोगों के अंदर, लोग अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता सकें। बीमारियों के ऊपर पैसा खर्च करने के बजाय अपने परिवार को आनंद देने में पैसा खर्च करें, क्योंकि कोई इंसान बीमारी का बजट नहीं बनाता। और आप योगाचार्य हैं, और योग और आयुर्वेद, आपने बोला ना आयु का विज्ञान या आयु का वेद, तो ये जो चीज़ें हैं ये फैलनी चाहिए, लोगों के बीच जानी चाहिए। दिस इज माय कंसर्न। और आप
एक पुरोधा हैं। मैं देखता हूं आपके शेड्यूल को कि आप दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, इस विधा को बढ़ाने में, फैलाने में, जन जन तक पहुंचाने में आप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और जिसके लिए आपको मैं सलाम करता हूं। तो दिस इज माय कंसर्न, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू रेगुलरली क्वेश्चंस। और मेरा जो डायरेक्शन है आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे देश में 40-45 में जो लोगों को डायबिटीज हो जा रही, कॉमन हो जा रही है, 15-18 साल की बच्ची है, उसको आप 10 में से 3-4 को थायराइड हो जा रहा है, और 25-35 के बीच में 10 में से 6-7 को थायराइड है। प्रेगनेंसी के अंदर थायराइड की मेडिसिन 10 में 9 लोगों की चल रही है। तो मैं अपने जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं, मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में मैं अपना बेस्ट देके लोगों को जागरूक कर सकूं। तो आप भी सेम चीज कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों से अपील करें कि लोग आयुर्वेद, नेचुरोपैथ और योग से जुड़ें। देखिए, मैं एक दार्शनिक व्यक्ति हूँ, एक किसी दर्शन का मैं उस दर्शन को फॉलो करता हूँ, और जब मैं इस दर्शन को फॉलो करता हूँ तो संयोग से मेरा यही दर्शन ये भी सिखाता है कि मैं अन्य दर्शनों को भी स्वीकार करूँ। और आपका जो दर्शन है वो है आदर्शवाद का, आइडियलिज्म, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए इस समाज में। जब आप एक चश्मा पहनते हैं, और ऐसा ही आपका ये दार्शनिक मंडल भी होगा जो आपको इन सोशल मीडियाज़ के माध्यम से देखेगा, कुछ लोग आपसे एग्री करेंगे क्योंकि आप आदर्शवादी हैं, नहीं नहीं ऐसा ही होना चाहिए, और कुछ लोग कहेंगे कि क्यों ना यथार्थवादी। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये ऐसी लड़ाई नहीं है कि आपके पक्ष में और मेरे पक्ष में, मैं भी वही बात चाहता हूँ, आदर्शवाद ही होना ही चाहिए, व्यक्ति को रोग नहीं होना चाहिए, व्यक्ति स्वतंत्र रहे, आनंदित रहे और अपने मृत्यु को यथेष्ट रूप में प्राप्त करे, एक अच्छी आयु जिए। परंतु जैसा आपने बोला ना कि आप भैंस के आगे बीन बजाएंगे, ये आपकी जनता, ये जो सुनते हैं लोग, ये इतने बुद्धिमान नहीं है। ये आदर्शवाद को आदर्शवाद सुन के ये बोल देंगे कि हाँ क्या वक्ता है आदमी, बहुत शानदार है। लेकिन यदि आप इनको ये बात बोलेंगे कि एक दार्शनिक आया था और जिसने बोला कि पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पित्वा पुनर्जन्मस्य कुतः, पियो, खूब पियो, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, दोबारा पियो, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले, पीते पीते गिर जाओ, उत्थाय च पुनः पित्वा, उठ के फिर पियो, पुनर्जन्मस्य न विद्यते, हो सकता है पुनः दूसरा जन्म ही ना हो आप। तो जब ये आदमी बोलता है तो आप तो तुरंत आपका समाज, दार्शनिक समाज, छुरा निकाल के उसे घूमतेगा, अरे ये कैसा चारवाकी हो गया, ये सब चलेगा नहीं। चारूवाक लोगों ने बोलना शुरू किया कि अरे ये तो चारूवाक है, बहुत बुद्धिमानी वाली बातें करता है। तो मेरी बात आप अपील करके देख लो आपकी जनता से कि बेटा ऐसा नहीं करना, सिगरेट वाले से अपील कर लो, देख लो। और मैं अपील करता हूँ, देखो सर, एक मैं बात बताता हूँ आपको, आप समझिएगा। 1 गैलन गंगा जल लेके आइए, 1 गैलन पूरा सफ़ेद, और उस पूरे गंगा जल में सिर्फ आपके इस कप से 1 कप नापदान का पानी डालिए, और पूरा गंगा जल मैला हो जाएगा। और आप 1 गैलन नाले का पानी लाइए और उसमें 1 कप गंगा जल छोड़िए, पूरा का पूरा गैलन उड़ेल दीजिए, वो भी नाले का पानी हो जाएगा। इस कमरे में प्रकाश के लिए स्रोत की आवश्यकता है सर, अंधकार किसी स्रोत का मोहताज नहीं, उसके लिए बल्ब लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये याद रखिए, आप युद्ध करेंगे, जनता आपको जल्दी स्वीकार नहीं करेगी। आपको तो वही बोलना होगा जो जनता चाहती है, और जनता से बड़ा मूर्ख मैंने किसी और को नहीं देखा। इसीलिए विद्वान व्यक्ति हमेशा से, बुद्ध जैसा व्यक्ति समाज से साइड हो जाता है। तुम्हें जो करना है करो। बुद्ध जब मरे तो क्या स्थिति हुई आपको पता है? काट के उनको कितने 80 हिस्सों में बांट दिया इधर उधर की। दंतावशेष मल्लों ने रख लिया कुशीनगर के, उनको बोला इनका हाथ यहाँ रहेगा, ये रहेगा। सब ने बलपूर्वक प्राप्त किया, एक दूसरे ने लड़ाइयाँ हुई इस विषय पर। आपको पता है कि किस तरीके से आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई। उतना विद्वान व्यक्ति बम्बई से लेकर लाहौर तक बिल्कुल मारे थे कि वो भी यात्राओं पे यात्रा किए जाते थे, प्रतिदिन उनकी यात्रा चलती थी। पूरा का पूरा समाज बना दिया, सत्यार्थ प्रकाश लिख दिया। और मृत्यु कैसे हुई अंदाजा है आपको? नहीं सर, ये समाज नहीं छोड़ेगा आपको। ये समाज बहुत क्रूर है, बहुत कायर है। इसलिए समाज को बोलिए कि तुम पियो और पी के मर जाओ, आई डोंट केयर।
मैं अगर योगी हूँ तो मेरा संदर्भ ये है सिर्फ कि तुम मेरे से क्लास करो, मैं तुमको योग सिखा दूंगा, मैं बता दूंगा मेरा दर्शन क्या है। तुमको चाहिए तो ये देखो मेरे पास फॉलो इलाज करना या नहीं फॉलो करना, करना, इट्स अप टू यू, अप टू यू। इट्स योर कप ऑफ टी, आई डोंट केयर वंडरफुल। अनटिल अनलेस कि तुम सुनने को स्वीकार ना करो। तुम मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने का प्रण लेता हूँ, मैं प्रण लेके ही आया हूँ। लेकिन यदि तुम मुझे रिजेक्ट करोगे, स्वीकार करो। मुझे रिजेक्ट करोगे तो मैं बुद्ध की परंपरा वाला भी हूँ, बाद में कटूंगा जानता हूँ, लेकिन न राहुल को स्वीकार करूंगा, न यशोधरा को स्वीकार करूंगा, न राज को स्वीकार करूंगा, न पाठ को स्वीकार करूंगा, ना ही किसी कुछ नहीं स्वीकार करूंगा। मैं कट जाऊंगा अंत में, आई डोंट केयर, लेकिन आई विल लीव एंड दिस इज माई फिलोसफी सर। वंडरफुल यार, फिर मतलब तालियां आपके लिए, आपकी फिलॉसफी के लिए। और ये पता है आई ओपनिंग फिलॉसफी है, इट्स नॉट यही ओनली द सत्य है। फिलॉसफी, इससे तो आंखें खुल रही हैं। और न केवल मेरी, मुझे लगता है जितने लोग आपको सुनेंगे उन सभी की आंखें खुल जाएंगी। और यही वास्तविकता है। आपसे बातचीत करना निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। आज तक मैंने जितने भी लोगों के साथ बात की है, आपके साथ बात करना मेरे लिए निश्चित रूप से एक अद्वितीय अनुभव है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किससे प्रभावित हैं? बड़ा अलौकिक प्रश्न पूछ लिया आपने, आप किससे प्रभावित हैं। ये पूछे होते आप किससे प्रभावित नहीं हैं तो शायद मैं उत्तर देता मैं किससे प्रभावित नहीं हूँ। जब बात आती है कि आप किससे प्रभावित हैं तो जितने भी दार्शनिक हुए सब ने मेरे पर प्रभाव डाला। और व्यक्ति का जन्म क्यों होता है? प्रभाव ही डालने के लिए। आप किसी व्यक्ति से मिलिए, वो आपसे हेलो बोलेगा और सबसे पहले अपने विषय वस्तु के बारे में बताएगा कि ये मेरा प्रभाव है, और आप प्रभावित होंगे। नहीं होंगे तो अगली बार वो फिर कोशिश करेगा, नहीं होंगे तो अगली बार फिर कोशिश करेगा। जितने दार्शनिक हुए सब ने यही कोशिश की, जितने ऋषि हुए सब ने यही कोशिश की। दुर्वासा दूब खाते थे, खूब खाते थे। दूब क्यों खाते थे? कौन सी ऐसी साधना थी जो दुर्वासा दूब खा के प्राप्त कर लेते थे? कहानी आती है कि कृष्ण के यहाँ गोपिकाएं गई, कुछ लोग गए, जाके बोला ये लो खाना खा लो, यमुना पार करा दो। दुर्वासा यमुना के पार रहते, उनको भी खाना खिलाएंगे। बोले ठीक है जाओ, यमुना से बोलना कि कृष्ण किसी लड़की की तरफ देखा भी ना हो तो यमुना जाने दो। यमुना ने जाने दिया, दुर्वासा के पास गए। दुर्वासा सारा दही और माखन और सारी चीज़ें समाप्त किए। दुर्वासा से बोला कि दुर्वासा जी कृष्ण के पास जाना है, वापस से यमुना जी से कुछ बोल दीजिए। तो बोले जाओ यमुना से बोलना कि दुर्वासा ऋषि यदि जीवन में कभी घास के अलावा और कुछ नहीं खाए होंगे तो रास्ता दे दीजिए। अब बताइए, अभी अभी खाया था वो आदमी, फिर भी यमुना ने रास्ता दे दिया। प्रभावशीलता के व्यतिरेक को समझिए साहब। प्रभावशीलता क्या है? मैं किससे प्रभावित हूँ वो बहुत सेकेंडरी बात है। आप इस प्रश्न को क्यों लाए वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप ये जानने की कोशिश करते हैं कोई भी व्यक्ति अपने वैचारिक स्वरूप में क्या जानने की कोशिश करता है। सिर्फ ये जानने की कोशिश करता है कि वो उसकी विचारशीलता बोरोड बाई किसकी है, किससे उसने बोरो किया है, यही है। और यदि आप परंपराएं पूछते हैं तो फिर वो गुरु परंपरा मैं आती है। पूछना चाहता हूँ इसलिए, देखिए आपने जो बात कही, हर कोई किसी सफरी से प्रभावित होता है। हम अपने जी। छोटे बच्चे से प्रभावित हो जाते जी, हैं जी। और कोई ऐसी बात बोल देता है। जी जी। लेकिन कोई भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो निर्माण है उसका कहीं ना कहीं तो बीज पड़ा होगा। हाँ हाँ या बिल्कुल निश्चित रूप से। तो वो कौन सा बीज था जिसने आपको इस विधा के लिए, इन शास्त्रों को पढ़ने के लिए, दर्शन जानने के लिए आपको प्रेरित किया? जब दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में भाग रही है और आपके भी जनरेशन में वो दौर रहा होगा आईआईटी का, तो उस दौर में आपने इस विधा को, तो वो कौन सी चीज है मैं जानना चाहता हूँ जिसने आपको आप बनाया, डॉक्टर शिवम मिश्रा बनाया? देखिए, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की परिस्थिति है ये। क्योंकि यही प्रश्न यदि आप मेरे से हो सकता है 3-4 वर्ष पूर्व पूछते तो मैं आपको 1-2 नाम बता देता। लेकिन जब मैं 3-4 वर्षों के बाद इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ तो मैं वापस उसी गोल चक्कर में आपको लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि समय, काल, परिस्थिति, यही 3 उत्तर है किसी भी चीज के लिए। समय, काल, परिस्थिति, इसके इतर कुछ भी नहीं। और वही मुझे प्रेरित करती है, वही मुझे लेके जाती है। यदि आप भौतिक जगत के व्यक्तियों की बात करते हैं तो मैं 2-4 नाम आपको निश्चित रूप से गिना दूंगा, लेकिन उससे मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। नहीं, आप संतुष्ट रहे, मैं ऐसा ही चाहूंगा। चलिए, मैं आप शादीशुदा हैं,
बच्चा है, इतनी दार्शनिक विचारधारा के साथ में पारिवारिक जीवन में संतुलन कैसे स्थापित करते हैं? क्योंकि पत्नी को पता है ना कि उन्हें यशोधरा और बच्चे को राहुल नहीं होना है। यानी कि आप बुद्ध बन सकते हाँ, हैं। तो ये भय व्याप्त किया है? भय व्याप्त नहीं किया है, मेरी पत्नी स्वयं भी दार्शनिक है। वो संगीत विधा से है, और गजब की बात है कि हमारा प्रतिदिन इस विषय पे दो चार बार बातचीत हो जाती है कि मतलब आपका क्या दार्शनिक विचारों पे बातचीत होती है हमेशा 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 हमेशा। इस बात पे भी एक दो बार चर्चा हो जाती है कि 21 जून को योगा दिवस है कि संगीत दिवस है। तो पत्नी के हिसाब से संगीत दिवस है, मेरे हिसाब से योगा दिवस है। अब चूंकि योगा दिवस और संगीत दिवस दोनों एक ही दिन है, परंतु अब इस विषय से दार्शनिक बातें शुरू हो जाती हैं कि मैं बड़ा कि तुम बड़ा, और अंत में आते आते फिर वो भी बोलते नहीं आप बड़े, मैं बोलता हूँ नहीं आप बड़े। तो दार्शनिक, दो दार्शनिकों का विवाह। ये स्वीकार करते हैं कि वो बड़े नहीं, मैं किसी भी व्यक्ति को और उसके ज्ञान को प्रणाम करता हूँ, चाहे वो कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो। बट मीनवाइल अगर तुलना उसकी मेरे से है तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि अतुलनीयता की परिभाषा को ज्यादा स्वीकार करूँ। चलिए, आप पिता भी एक और इतने अच्छे दार्शनिक हैं, मैं इस यंग जनरेशन में इतने कुशल दार्शनिक से कभी नहीं मिला। आपका बेटा है, एक बेटा है, आप उसे क्या बनाना चाहेंगे? जो वो चाहे। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई चीज़ बन जाए, जाके सरकारी महकमे का नौकर बन जाए, या जाके वो कोई तोपची बन जाए, किसी सेना का कमांडर बन जाए। फिर भी कोई नहीं, कोई एक पिता के रूप में मैं निश्चित रूप से आज के समय में बहुत यंग कपल हैं जो माता पिता हैं, और मैं देखता हूँ, मैं फिर से आज के भौतिक युग में आपको लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं भौतिकवादी इंसान हूँ। मेरे से अगर कोई पूछता है शरीर, आत्मा और मन में सबसे ज़्यादा सुख आप किसको देना चाहोगे, मैं कहता हूँ शरीर को। तो लोग कहेंगे कि नहीं, मन को दो, आत्मा को दो। हमने कहा नहीं, हमने देखा नहीं, हमें जब शरीर को सुख देते हैं तो हमारा मन पसंद है। तो आप आदर्शवादी व्यक्ति हो गए ना, आइडियल हो गए कि हाँ मेरी शरीर आनंद में तो शरीर को आनंद मिलना चाहिए। तो आज के समय के जितने भी ज़्यादातर यंग कपल जो हैं, वो बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है, छोटे से बच्चों को, मतलब फर्स्ट सेकेंड क्लास में तूने ये नहीं किया, तेरे नंबर कम आए, तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। आप योग से सभी की एंजाइटी, स्ट्रेस, ये आप उसी तथाकथित लोगों की बात तो नहीं कर रहे हैं जो ऊंचे फ्लैटों में रहते हैं और जाते हैं सेव की दुकान पे और चमकने वाले सेव पे जिस पे लिखा रहता है बेस्ट क्वालिटी खरीद लाते हैं और बोलते हैं कि दिस इज द बेस्ट क्वालिटी आई बॉट टुडे फॉर यू। ये उसी जनरेशन की बात तो नहीं? वही नहीं, तो आप फिर गलत जनरेशन देख रहे हैं ना। गधों की रेस में गधों के विषय में क्यों बातें कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये बातें तो ये सारे गधे दौड़ाने वाले हैं कि आप ऐसी बात बोल रहे हैं, तो ये जितने ना यूनाइटेड हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए मुझे जी, जानवरों में गधे को गधा, मतलब व्हाई गधा इज अ अब्यूजिव लैंग्वेज, ये एक नकारात्मक शब्द क्यों बन जाता है? ये आप कभी बताइए। हाँ, कभी सोचा आपने? नहीं। क्योंकि गधे को बोलिए कि वजन उठाओ, ही डोंट यूज हिज माइंड, वो कोशिश करता है कि अपने तरीके से कार्य करूँ, करता चलता चले। मैं आपको इस विषय में बताऊं कि आप बाज हैं, मैं आपको बोलूं कि आप कबूतर हैं, मैं आपको बोलूं कि आप गौरैया हैं, तो तीनों की एक अलग पहचान है ना उसके व्यवहार के कारण। मनुष्य हो सकता है कि आपका दायरा इतना छोटा हो कि आपको उस तथाकथित अंग्रेजी स्कूल में जाने वाले कुछ ही लोग दिखते हों। मैं आपको एक कपल बताता हूँ, आप चाहें तो जाके सर्च कीजिएगा। पास में हिमालय की पहाड़ियों में एक जगह है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। मेरे विश्वविद्यालय के सीनियर थे श्री अंकुर जी एवं मंजरी दीदी। उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और वो बिटिया मुझे लग रहा है तकरीबन 8-9 वर्ष की है, और उसे विद्यालय थोड़े दिनों तक भेजा, और फिर उन्होंने ये प्रण किया कि इसे कभी विद्यालय नहीं भेजना, इसे हम अपने जीवन से सिखाएंगे। और आज भी वो बिटिया किसी IQ लेवल के बड़े अच्छे व्यक्ति को लाइए उसके एज ग्रुप के, और IQ में उससे तेज है, घर पे पढ़ाते हैं, स्वयं की शिक्षा देते हैं। तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों को देख पा रहे हैं। ये आप भी उन्हीं लोगों को देख पा रहे हैं जो एक दो एग्जाम्पल्स हैं जो पोर्स पे गिने जा सकते हैं। ऐसे एक जौनपुर में, उत्तर प्रदेश में जौनपुर, बनारस के पास, वहां पे एक यंग कपल ने बच्चे को जन्म दिया, और जब बच्चा 3-4 वर्ष का था तो वो पूरी की पूरी रामायण बोलता था। ठीक है, वो IAS के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे उनके आंसर देता था, क्योंकि वो जब गर्भ में था तो अभिमन्यु पैदा कर रहे थे, वो दोनों IAS की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अभिमन्यु पैदा कर लिया। लेकिन ये पेपर में है, ये रियल मैं भी ये पढ़ा हूँ। तो आप
तो ये एक ही है ना। एक बात बताइए, पानी वाली जहाज समुंदर में अच्छी लगती है साहब कि कौन किनारे पे खड़ी? समंदर में अब और ऐसा है। उड़ने वाली जहाज, हवाई हवाई जहाज जहाज हवा में, ऊपर। हवा में ना। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है ना आपको। आपका कंफर्ट जोन ये है ही नहीं, क्योंकि आप बंधे हुए हैं समाज से, और ये वो समाज है जो आपको चाहता है कि आप एक बढ़िया सी कोट खरीदें, पहने, और वो कोट खरीदने के लिए आपको ड्यूटी करनी है, नौकरी करनी है, उसके लिए आपको बाहर जाना है। इस दौरान बच्चा कहाँ रहेगा? विद्यालय एक डंप हाउस है, जहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि चलो एक अच्छी जगह है जहाँ मैं भेज रहा हूँ, थोड़े दिनों के बाद से ये अच्छा बन के आ जाएगा, ये भी कोट खरीदने लग जाएगा। चलिए फिर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, निश्चित। आप अपने बच्चे को विद्यालय भेजते हैं? ये अगेन उसकी चॉइस है। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, ये उसकी चॉइस है कि वो चाहता है कि नहीं चाहता है। इनिशियल स्टेज में तो हम 6 वर्षों तक हमने ये तय किया है कि मेरा बच्चा विद्यालय नहीं जाएगा। मेरे 6 बच्चे वर्षों 6 वर्षों तक नहीं जाएगा। वो मेरे से सीखेगा, मेरे आचरण से सीखेगा, मेरे दार्शनिक विचारों से सीखेगा, जितना सीख सकता है। मेरी पत्नी से सीखेगा। मेरी पत्नी अच्छी कुशल गायिका है और डेली वो रियाज करती हैं प्रातःकाल 3 साढ़े 3 बजे। तो जब वो 3 बजे उठता है तो 3 बजे उठ के वो भी देखता है, माँ गा रही है तो वो भी गा रहा है। उसको बिल्कुल शब्द नहीं आता, अभी उसके शब्दों में कोई वाणी विलास भी नहीं, लेकिन वो अपना इधर उनका सुर बिगाड़ता है और वो आराम से वो उसे बड़े आनंद से सिखाती हैं। आपसे बात करना निश्चित रूप से अद्वितीय है और आप बड़े अद्वितीय व्यक्ति हैं। वंडरफुल सेशन आपके साथ रहा। मैं धन्यवाद आपको कहता हूं कि आप आए और यहाँ पे आपने अपने विचार रखे। इसके लिए हम निश्चित रूप से आपके बहुत आभारी हैं। आपके नॉलेज से मुझे पूरा यकीन है कि जो मैं बदलाव लाना चाहता हूं वो बदलाव आएगा। एक बात कहूँ, हाँ, झाड़ में पड़ा हुआ तिनका था मैं, एक कबूतर आया, उठाया और इतराने लगा मैं कि मेरे अंदर काबिलियत थी घोंसला बनने की। आई एम नथिंग सर, आई एम जस्ट अगेन वही वो जो झाड़। इट्स ऑल प्रभु अबाउट कबूतर। आपको मेरा प्रणाम है। आप निश्चित रूप से कुशल दार्शनिक हैं और जिनसे भी आपने पढ़ा है, जिनको भी आपने फॉलो किया है, केवल आपने पढ़ा नहीं, उनको आत्मसात किया। मैं इस बात को पूरे एश्योरिटी के साथ कहता हूँ। आपका यहाँ पे आने के लिए, द पुष्कर मिश्रा शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। एक बार तालियां बजानी बनती हैं सभी लोग। डॉक्टर शिवम मिश्रा जी अद्वितीय व्यक्तित्व के मालिक हैं। जैसा कि मैंने इनका परिचय आप सबको दिया था, आप सब ने इनकी बातों को सुन के वैसा ही महसूस किया होगा। और यदि आपने वैसा महसूस किया है तो अपने विचार भी ज़रूर व्यक्त करिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।